फेस टू फेस प्रोग्राम देख रहे दर्शकों का मैं स्वागत करता हाँ। असी सुख की नींद सौंदे हाँ कि कोई साडे लई जागदा है। असी अपना कारोबार करते हाँ कि कोई साडी राखी कर रहा है। फौजी वीरां दा देश की अते लोकां दी रखिया नूं ध्यान विच रख के साडे देश के राष्ट्रपति लाल बहादुर शास्त्री ने भी नारा दिता सी, जय जवान जय किसान। अज असी फौजी वीरां दीयां समस्यावां अते फौज की नौकरी संबंधी एक अहम विषय ते चर्चा लई करांगे ते चर्चा लई अज मेरे नाल मौजूद ने ब्रिगेडियर प्रदीप शर्मा। शर्मा जी मैं तुहाडा स्वागत करता। जिस तरह मैं गल कीती कि फौजी वीरां दा खास करके देश की ते लोकां दी राखी च बहुत वड्डा योगदान है, की तुसीं सोचते हो कि फौजी सिर्फ फौजी हुंदा, रंग नस्ल भेद जात पात तो ऊपर उठ के वो काम करता? हाँ बिल्कुल जी, मैं हर्षित सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद शुक्रिया करूँगा, आपने बुलाया अपनी चैनल पे। और फिर आपको इस सवाल के जवाब के लिए यही बोलूँगा कि फ़ौज में कोई भेदभाव रंग नस्ल कुछ नहीं जी। और इसका कारण बड़ा सिंपल और सरल सा कारण है। माफ़ करना मैं हिंदी में जवाब दे रहा हूँ, मेरी पंजाबी इतनी सुथरी नहीं है जितनी कि आपकी। ये है हमारी जो यूनिट्स जो है ना, जो बटालियंस, उनकी ट्रेडिशन और उनके जो हमारे जो ऑफिसर हैं वो किस प्रकार से अपने जवानों को लीड करते हैं और मोटिवेट करते हैं। आप देखोगे इतिहास में बहुत से इस्लाम मजहब वाले भी जो हैं उनको ऑनर्स एंड अवार्ड्स मिले हुए हैं, बहादुरी का काम कर रखा है, और वो भी पाकिस्तान की लड़ाई के बरखिलाफ जी। इसमें कोई मजहब भेदभाव रंग किसी प्रकार का नहीं है जी। साथ के साथ सेना में सेना ने पहल किया इस चीज़ का। हमारी एक नेशनल इंटीग्रेशन स्कूल एक संस्था पूना में खोली हुई है जी, जिसमें अफसरों से लेकर के जवानों को बुला करके सभी धर्मों के बारे में सीख दी जाती है। ठीक। और उस सीख के साथ साथ उनको बताया जाता है कि हर एक धर्म क्या कॉमन चीज़ें पढ़ाता है। ठीक। और बहुत से मिलिट्री स्टेशन और यूनिट्स में अब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा के बजाय सर्वधर्म स्थल बना दिया गया है। ठीक। जहाँ पे सब धर्मों की मूर्तियाँ और पूजा की जाती है। सवाल ही नहीं उठता। जिस तरह देखिए कि जेकर असीं दूसरियां सेवावां देखिए, उन्हां सेवावां नालों जिहड़ी फौज की नौकरी है वो एक सख्त नौकरी कह सकते हैं। तुसीं फौज दे विच आउण दा मन किवें बनाया? मैं फ़ौज में बहुत मेहनत करके आया हूँ जी, और मेरा मन अपने पिताजी को देख के बना। जो मोटिवेशन जो थी और वो फीलिंग जो थी, थॉट्स, वो अपने पिताजी को, जब वो भी फ़ौज में थे, जब उनको हम वर्दी पहन के आते जाते देखते थे तो हमारे मन में एक ऐसी इच्छा जगी कि हमने भी फ़ौज में आना है जी। और स्कूल और कॉलेज के टाइम पे मेरे पास में दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज़ थी, वो सब छोड़ के फ़ौज में आए जी। शर्मा, जिस तरह मैं तुहाडा प्रोफाइल देखा है कि तुहाडियां कई पीढ़ियां वो खास करके फौज नाल जुड़ियां हुई हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि इतने सारे लोग हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो फ़ौज के साथ जुड़े हुए थे किसी न किसी तरीके से। तो मेरे भी खून में फ़ौज का ही खून दौड़ा, इसलिए जी फ़ौज में आए। जिस तरह शर्मा जी तुसीं गल कीती है कि तुहाडे एक जहन दे विच सी, एक दिमाग दे विच सी, मैं फौज च जावां, मैं फौज देश की सेवा करां, की तुसीं नहीं सोचते कि अज दी जनरेशन दे विच ओह जज्बा देश प्रति या फौज प्रति वो जज्बा हुण नहीं रहा? हाँ, अफसोसजनक बात है कि आज फ़ौज जिस तरीके की पॉपुलैरिटी पहले एंजॉय करती थी वैसे ही नहीं एंजॉय कर रही। इसका कारण बड़ा सीधा है, वैल्यूज़ बदल गई हैं। जो लोग कुर्बानी भी देते थे देश के नाम पे, आजकल वो कुर्बानी देने वाले भी ये सोचते हैं कि भी इसके बाद मेरे लिए क्या जी। कहीं ना कहीं देश में जो नेशनल कैरेक्टर, नेशनल प्राइड, ऐसी जो बिलोंगिंगनेस वाली बात थी, कहीं ना कहीं उसमें
कमज़ोरी ज़रूर आई है। जी शर्मा जी, कि ये भी सोचते हो कि देश प्रति भावना जी देश प्यार की भावना वो जनरेशन च नवीं जनरेशन च अगे नालों घटी है? क्योंकि मैंने याद है जो असी छोटे सी तो असी जदों भी किसी फौजी अफसर को देखना उन्होंने कोशिश होनी टाटा बाय बाय करनी जां उहदे नाल जाके हत्थ मिलाउणा ते एक फ़ख्र महसूस हुंदा सी, परंतु वो जज्बा वो भावना अज दे नौजवान च नहीं है। नहीं, वो बदलाव ज़रूर है। जब हम भी बच्चे थे और फौजी कॉन्वॉय जाते थे तो हम भी सड़क पे खड़े होकर के उनको टाटा बाय बाय करते थे जी। जब हमने वर्दी पहन ली तो बहुत से बच्चों को हमने टाटा बाय बाय करी। हालांकि जब तक इवन जब पंजाब की हालत बिगड़ी थी तब भी गांव में जाते थे जब, तो बच्चे लाइन अप होकर के और टाटा बाय बाय करते थे। लेकिन आस्ता आस्ता ये भावना मुझे लगता है बदल गई। और मैं आपको बता रहा था कि हमारी ट्रेनिंग जो है पंजाब में या कहीं पर भी मई जून के महीने में होती थी जी। तो गर्मियों के दिन में रात को 30 किलोमीटर पूरा पिट्ठू पीठ पे उठा करके पैदल चलना जी। कहीं पर हमला करना और उसके बाद में अपना जिसको कहते हैं ना डेरा लगा देना। फसल कटी हुई थी तो किसी आम के पेड़ के नीचे पत्ते बिछा करके अपना बिस्तर बना लेना दिन को थोड़ा आराम करने के लिए, और किसान ने आना थोड़ी लस्सी ले आनी, कोई रोटी ले आनी या गन्ने का रस ले आना जी। तो वो फीलिंग जो है वो फीलिंग आज नहीं है बिल्कुल जी। मैंने ये बदलाव देखा है आते हुए क्योंकि 94 तक पंजाब में थे और पहली बात तो अभी जगह ही नहीं है जी। और दूसरी अगर आप किसी की मिट्टी पे गाड़ी चला दो तो तुरंत आपके ऊपर क्लेम फाइल कर देता है जी। तो वो भावना कि भाई अपनी फ़ौज है अपने सैनिक हैं इनकी थोड़ी सेवा कर लो, वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं थोड़ी सी ढीली पड़ गई जी। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा अगर मौका पड़ा तो मेरे को पूरा यकीन है कि देश जो है इकट्ठा होगा और फ़ौज को उतनी ही सपोर्ट करेगा संगठित होकर के अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी। शर्मा जी, जिस तरह तुसीं देश भावना की मैं गल करदा उसी तरह अज फौज च भर्ती होने का रुझान भी है जो वो घट गया, खास करके जेकर आप पंजाब की गल करिए तो पंजाब के नौजवान बहुत सी जिन्होंने फौज के सेवा की, परंतु अज नौजवान है जो पंजाब की गिनती बहुत घटती जा रही है। देखिए अगेन ये सवाल है वैल्यूज़ का जी। पहले और बहुत से आपके जो दर्शक हैं वो हंसेंगे सुन के, जब हमने ज्वाइन किया तो मेरी तनख्वाह 350 रुपये थी जी। मेरी शाही सवारी एक मंथली रेंट के ऊपर लिया हुआ बाइसिकल था जी, जिसको मेरा सहायक पीतल पॉलिश और पॉलिश लगा के चमका के रखता था सुबह शाम जी। आप देखिए जवान की तनख्वाह क्या होगी अगर एक अफसर की तनख्वाह उतनी थी। ठीक। आज जो कॉरपोरेट कल्चर आ गया सारे उम्मीद रखते हैं कि हमारे को ज़्यादा पैसा मिले। ठीक। और फिर सारे उम्मीद करते हैं कि भाई हम अपने परिवार के साथ जुड़े रहें। सबसे बड़ी दिक्कत एक सैनिक के सामने क्या है? अपने परिवार की देख रेख करना, ठीक, अपने बच्चों की परवरिश करना, अपने माँ बाप की परवरिश करना। और जिसका परिवार और जो इंसान परिवार से अलग नहीं रहा वो इस बात को समझ नहीं सकता। ठीक। आप निजी बात है मेरी जब बेटी पैदा हुई 3 साल के बाद मैं उसको मिलने आया। ठीक। तो वो मेरे को 6 महीने तक अंकल बुलाती गई। जी। ठीक है। जब मेरे माँ बाप बुज़ुर्ग हो गए उनको देखभाल करने के लिए मैं उनके साथ नहीं आ सका। ठीक। जब मेरे बच्चों का पढ़ने का टाइम आया तो बोला भैया अगर आप चंडीगढ़ में एडमिशन लेते हो तो आपके बच्चे को पिछले 2 साल जो है 10वीं 12वीं जो भी था ये चंडीगढ़ के स्कूल से करीबी होनी चाहिए, नहीं तो आपको वैकेंसी नहीं मिलेगी। जी। ऐसी चीज़ें बहुत सी चीज़ें जो हैं जो कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ी हुई हैं उसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल गवर्नमेंट जो है ध्यान नहीं दे रही। ठीक। मैंने जब कमीशन ली तो मैं डीसी को चिट्ठी लिखता था एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट जी कि मेरा जवान फलाने गांव का रहने वाला है, इसको अपनी ज़मीन पर ट्यूबवेल की ज़रूरत है। ठीक। तो आप ट्यूबवेल का सैंक्शन, बिजली का सैंक्शन जो भी था वो दीजिएगा। और डीसी जवाब देता था। ठीक। आज मैं एक ब्रिगेडियर हूँ
मेरे को डीसी अपॉइंटमेंट नहीं देता। ठीक। सो बदलाव इतना आ गया है कि अगर माँ बाप खुश नहीं हैं तो बच्चे खुश नहीं रहेंगे। ठीक। और अगर माँ बाप खुश नहीं हैं तो बच्चे उनके पेशे में शामिल नहीं होंगे। जी। एक तो ये रहे, जहाँ हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट को और जनता को अपनी सेना की थोड़ी सी और देख रेख करने की ज़रूरत है। जी। और सेना ज़्यादा नहीं मांगती, वो सिर्फ ये कहती हैं कि जो हमारी कुर्बानियाँ हैं हमको उसके लिए आप बदले में इज्जत दे दो, ठीक, हमारा मान रखो। जी। और हिंदुस्तान में ये बहुत भारी कमज़ोरी है। जब मैं यूएस गया हूँ तो मैंने देखा एक नायक के लिए 5 स्टार होटल में वेलकम होम पार्टी हो रही। ठीक। हवाई जहाज़ में एक उनका नायक चढ़ाया तो एयर होस्टेस ने अनाउंस करा कि ये अफ़गानिस्तान से आ रहा है वापस। जितने पैसेंजर्स थे सारे खड़े होकर के उसकी आदर मान के लिए खड़े होकर ताली बजाने लग गए। ठीक। हमारे यहाँ कोई पिछले जो फील्ड मार्शल साहब एक गुजर गए थे तो इवन वेरियस हेड्स ऑफ गवर्नमेंट उनके लास्ट राइट्स पे नहीं गए। बिल्कुल सही है। सो ये लोग महसूस करते हैं। दूसरी चीज़ आपने पंजाब की बात करी, जो पंजाब में आज हमें दिक्कत आ रही है। दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि पंजाब का जो युवक है वो फिज़िकली और मेडिकली फिट नहीं आ रहा, जो कि एक टाइम पे फौज बहुत गौरव से और गर्व से उनको भर्ती करती थी और लड़के हमेशा तगड़े रहे हैं, चाहे स्पोर्ट्समैन थे, चाहे उन्होंने युद्ध के मैदान में नाम कमाया। लेकिन अब फिज़िकली और मेडिकली फिट ना हो तो उसको कैसे भर्ती कर लो? बिल्कुल सही है। और इसका कारण आप पेपर में भी देख रहे हो, कोई ड्रग्स पर है, नशे पर है। तो हमारी जो युवा पीढ़ी है मुझे लगता है कुछ थोड़ा सा डगमगा गई है। शर्मा जी, की तुम सोचते हो कि जिस तरह कई देशों के देखा, चाइना ला लीए कि हर एक नागरिक ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਵੈ ਰੱਖਿਅਕ ਬਣੂਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ प्यार की भावना वाल भी ध्यान जाऊँगा। इसमें देखिए मेरी 2 राय हैं। इसमें सबसे बेहतर उदाहरण देशभक्ति की भावना को आज की डेट में इजराइल है जी, जहाँ बच्चा जो है वो सिक्योरिटी के लिए और सेफ्टी के लिए तैयार है जी। ठीक है, 3 साल तो सभी ने नौकरी करनी होती है, उसके बाद में वो काम करते रहते हैं। ठीक। इज़राइल में आतंकवादी हमले क्यों नहीं होते? जैसे उनका जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट में डेली, आप यकीन नहीं मानेंगे, 70 लाइव बॉम्ब थ्रेट्स होते हैं एक दिन में जी, लेकिन एक भी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ। ठीक। उसका कारण है क्योंकि हर एक नागरिक इतना सतर्क है और उनके सिस्टम्स इतने अच्छे हैं कि कोई पहली बात तो कोशिश नहीं करता, दूसरी बात कोशिश कामयाब होने से पहले ही रद्द कर दी जाती है। सो बड़ा अच्छा सवाल किया ये आपने। इसमें दरअसल बातचीत और बहसबाजी कई घंटों तक कर सकता है इंसान जी। हम कहते हैं जी वो फलाना मर गया, आतंकवादियों ने मार दिया, सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या करेगी? सरकार आपको पुलिस फोर्स दे देगी जी, फायर फाइटिंग वाले दे देगी, मेडिकल, एक नेटवर्क देगी। जो नेटवर्क या जो जाल देती है सिक्योरिटी का, उसके बीच में गैप होते हैं। जाल और कंबल में फ़र्क होता है जी। कंबल तो पूरा बुना हुआ होता है बंद, जाल में गैप होते हैं। वो गैप कौन भरेगा? ठीक। जब तक नागरिक नहीं उसको गैप को भरता और खुद अपनी हिफाजत के लिए तैयार नहीं होता, उसमें ये अवेयरनेस नहीं आती कि ये मेरी जिम्मेवारी है, तब तक पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल सही है शर्मा जी, चर्चा असीं जारी रखांगे, ब्रेक तो बाद फिर हाज़र होने हैं। फेस टू फेस प्रोग्राम देख रहे दर्शकों का मैं फिर स्वागत करता हाँ। अज चर्चा लिए मेरे नाल मौजूद ने ब्रिगेडियर प्रदीप शर्मा जी। शर्मा जी, मैं फिर तुहाडा स्वागत करता। जिस तरह असीं गल कर रहे सी देश प्यार की भावना अजकल घटती जा रही है, जनरेशन दे विच फर्क पिया है, तो फौज दे विच जाण नूं उन्नी तरजीह नहीं दित्ती जांदी। शर्मा जी, कोई इस तरह का तुहानूं घटना याद होवे कि जदों ट्रेनिंग दौरान तुसीं ट्रेनिंग करन गए तुहानूं वाकई फ़ख्र महसूस होया, वाकई मैं एक चंगी लाइन चुनी है
फौज दी? मेरे को दरअसल अपनी सर्विस के दौरान खासकर बॉर्डर एरियाज़ पे जब तैनात थे, या जब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बनी और मेरी पोस्टिंग आई उसको रेज़ करने के लिए, या जो एड टू सिविल अथॉरिटी जिसको बोलते हैं, कहीं भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, दंगे फसाद हो गए जी, तो जहाँ पर हमारे को जान माल अपने देशवासियों का बचाने की ज़रूरत पड़ गई, ये सारा काम करते हुए हमेशा एक मन में जो है ना गौरव सा उठा है, अच्छा काम किया। ठीक। और ख़ासकर जब मैं स्टाफ में था यूपी में जी, पोस्टेड था मैं, तो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। ठीक। मैं कानपुर में था, कानपुर में दंगे फसाद हुए तो हमारी यूनिट डिप्लॉय कर दी गई। यूनिट डिप्लॉय करने के 15 मिनट के अंदर अंदर सब जगह अमन चैन और शांति हो गई। ठीक। सब चुप, जहाँ जहाँ फौज थी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। और मैं आपसे थोड़ा सा कुछ शेयर करना चाहूँगा जी। पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा। रात के टाइम 7:30 बजे जब हम निकले कानपुर की गलियों में, तो मेरे साथ कोई मैजिस्ट्रेट होता है, अमूमन मैजिस्ट्रेट रिक्वेजिशन करता है, वो साइन करके देता है कि जी ये एरिया आपको हैंडओवर कर दिया। जी। अनाउंसमेंट्स होती हैं सारी। तो छत पर से मुसलमान जो एरियाज़ थे, मुस्लिम एरियाज़, वो हथगोले बना बना करके फेंक रहे थे। ठीक। तो अब उनको कैसे रोका जाए? तो रात अंधेरा था, तो मैंने एक लड़का अपने साथ नीचे उतारा, जीप के ऊपर LMG माउंट कर रखी थी, हेडलाइट्स ऑन करके, और पैदल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, मैं एक लाउड स्पीकर लेकर के ऐलान करते गए कि भाई सेना तैनात कर दी गई है, कोई गैर हरकत करेगा तो सख्त फायर मतलब जानलेवा फायर। जी। सेना जब फायर करती है तो हाथ टांग टूंग पे कुछ नहीं करती, लीडर को चुनती है और लीडर को ठोक देती। ठीक। सो ये करके और फिर ऐलान कर दिया कि जो भी लोकल लीडर हैं, एक तरफ हिंदू और दूसरी तरफ मुसलमान थे, बीच में सड़क, मैंने जो भी लोकल लीडर हैं, मैं सब लीडर्स को निमंत्रण करता हूँ नीचे पार्क में आकर के मेरे से मिले। ठीक। और बड़ा ताजुब हुआ मेरे को, बुज़ुर्ग मुसलमान और हिंदू दोनों शुरू में डरते डरते नीचे आए। तो मैंने एक जवान को बोला, भैया चाय पानी पिलाओ इनको ज़रा। गिलास नहीं था हमारे पास जी। तो एक गिलास मिला किसी को, या मग मिला कोई। दोनों हिंदू और मुसलमान एक मग से चाय पी। ठीक। गले मिले हुए, प्रेस आ गई, फ़ोटो शोटो खींच के अगले दिन लोकल मीडिया में दे दी। फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा देखो, मुस्लिम कम्युनिटी अपने युवक को तैयार करके और हिंदू इलाके में पेट्रोल कराएगी, गश्त लगाएगी, ताकि वहाँ अमन चैन रहे। और हिंदू लड़के जो हैं ये मुस्लिम इलाके में, और कहीं पर भी अगर कोई घटना घटी तो मैं लीडरों को अंदर कर दूंगा। जी। कुछ नहीं हुआ। सो मेरा कहने का मतलब ये है, और बड़ा अच्छा महसूस हुआ हमारे को, और ये चीज़ होती रही काफ़ी दिनों तक। जी। ये मेरे ख्याल से 6 दिसंबर से लेकर के तकरीबन 23 दिसंबर तक हम लोग डिप्लॉयड रहे। शर्मा जी, किते ये भी होया, महसूस होया कि एक औखा राह चुन लिया, किते होर सिविल की नौकरी करते, तो जिस तरह तुसीं गल कीती कि बेटी नूं बड़े साल बाद मिले, बजुर्ग माँ बाप की सेवा नहीं कर सके, एक सेवा नौकरी जिहड़ी बड़ी सख्त किते महसूस होई तुहानूं? कई बार ऐसे ख्याल ज़रूर आए जी। कई बार ख्याल ज़रूर आए, ख़ासकर जब मेरे पेरेंट्स जब गुज़रे हैं, तो उस वक़्त बहुत महसूस किया मैंने। मेरे फादर जो लास्ट थे, मेरी सिस्टर गुज़र गई और मैं उसको मिलने नहीं जा पाया। जी। तो बहुत महसूस किया कि किधर फंस गए। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद में महसूस ये भी हुआ कि भाई ये जो जीना मरना, ये तो ज़िंदगी का एक असूल है ही, जो जन्म लेता है उसने मरना ही होता है कहीं ना कहीं।
तो अब जो हो गया वो हो गया, उसको क्या कर सकते उसकी। जी। अंत में जब तुलना करो अगर, तो गर्व भी महसूस होता है कि एक अच्छी संस्था के साथ जुड़े थे, एक साफ संस्था के साथ जुड़े थे। आप सिर उठा करके और अपने सीनियर से बात कर सकते थे खुले दिल से। और मेरे को तो खासकर मौका दोनों तरफ का मिला, बॉर्डर पे भी, LOC में भी जी। और चीनी बॉर्डर पे, और अंदर ये दंगे फसाद जो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ लोगों की जान माल बचाना। भूकंप जो जबलपुर में आया था वहाँ था मैं जी। गुजरात में आया तब भी वहाँ था, गोधरा में के बाद दंगे हुए तब भी वहाँ था। तो ऑल इन ऑल कोई ऐसी रिग्रेट्स नहीं है। रिग्रेट्स अगर यही हैं कि देश ने अपनी सेना को जिस तरीके का मान और जिस तरीके की इज़्ज़त देनी चाहिए उस तरीके की इज़्ज़त नहीं मिली देश से, जी। जिसके कारण हो सकता है हमारी युवा पीढ़ी भी जो है वो इतना इच्छुक नहीं है फौज में आने की। मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ। जी। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो उसके महीने बाद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड रेज किया गया, मेरी पोस्टिंग आई। पोस्टिंग ऑर्डर में 2 लाइनें मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। जी। मूव विद इन 24 आवर्स, शॉर्ट नोटिस रिग्रेटेड, मूव इन नेशनल इंटरेस्ट। जी। मैं फील्ड एरिया से अभी पी स्टेशन में आया था, मेरे बीवी बच्चे साथ पहुँचे थे, हमारे को मकान नहीं मिला था अभी रहने को, बेटी का स्कूल में दाखिला नहीं हुआ था, 24 घंटे का नोटिस। जी। तो ट्रेन में रिजर्वेशन के लिए गए, रिजर्वेशन नहीं मिली। ठीक। तो जो कॉरिडोर सा होता है उस कॉरिडोर में बक्सा और बिस्तरा रख के तो मैं अंदर बैठ गया फर्स्ट क्लास के डिब्बे में। तो टीटी आया कि साहब आपका तो लिस्ट में नाम नहीं है। जी। तो एक मेरे सामने कोई शख्स बैठा था, वो टीटी को बड़ी ऊंची आवाज़ में बोलने लगा, ये इनका नाम नहीं है जी, इनको आप उतार दीजिएगा यहाँ पे, ये मेजर साहब कैसे आ गए अंदर। जी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया मैं तो मेजर हूँ, आप कौन? कि जी मैं सोशल सर्विस पब्लिक सर्वेंट। मैंने कहा पब्लिक सर्वेंट का मतलब? और मैं इस शहर का मेयर हूँ। तो मैंने कहा मैं पब्लिक हूँ, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, तो आप निकल जाइए। जी। नहीं जी, आप तो सैनिक हैं, आलीशान पार्टी करते हैं, ऐश करते हैं, ये आपको तो पाला जा रहा है बॉर्डर पे कुर्बान करने के लिए। जी। मैं भूल नहीं सकता उस मेयर ने क्या किया इज्जत कमाने के लिए। मैं तो प्रधानमंत्री की रक्षा के लिए जा रहा था, जी। नेशनल सिक्योरिटी के जा रहा था। मूव मेरा कह रहा था मूव इन नेशनल इंटरेस्ट, वो मेयर क्या नेशनल इंटरेस्ट में जा रहा था। ठीक। सो ये चीज़ मेरे को बहुत चुभी और मैं भूल नहीं सकता, ये 84 की बात। ठीक। सो इससे मेरे को एहसास हुआ कि हमारे जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं ये अपनी फौज और सेना के बारे में इनका सोच क्या है। बिल्कुल सही। और अगर ये ऐसी सोच रखते हैं तो ये कभी अपनी सेना की देखभाल नहीं कर सकेंगे ठीक तरीके से। जी। और एक कहावत है अंग्रेजी में, कंट्रीज विच फॉरगेट देयर आर्मीज आर सून देमसेल्व्स फॉरगॉटन। बिल्कुल। जो कि हिंदुस्तान को अगर आप इसके दायरे में देखें तो एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन, तीसरी तरफ बांग्लादेश जिसने कि चीन के साथ डिफेंस पैक्ट कर रखा है, चौथी तरफ म्यांमार जहां चीन अपने मल्टी लेवल प्रोजेक्ट्स रेलवे लाइन और पोर्ट्स वगैरह तैयार कर रहा है, तीसरी तरफ श्रीलंका जिसने तमिल के कारण हम लोगों के नाक में दम कर रखा है, जी। चौथी तरफ हम अब चौंक के बैठे हुए हैं कि अमेरिका अगर अफ़गानिस्तान से निकल गया तो दहशत किस रंग और रूप में हमारे बीच उतर आएगी। बिल्कुल सही। और आप अपनी सेना को भूल रहे हो। मेरे ख्याल थोड़ा शर्मा सा जी इनको की ये सच है कि जिस तरह ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ
ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ है। होता ही बिल्कुल, क्योंकि हर स्टेट में अपनी पॉलिसी है जी। सो उसमें आपको लाइन में लगना पड़ता है। और आपके फौजियों के बच्चे, क्योंकि हम लोगों की पोस्टिंग्स होती रहती हैं हर 2-2.5 साल में, तो हर 2-2.5 साल में हमारे बच्चे और परिवार जो है किसी दूसरे प्रांत में चले जाते हैं। वहाँ लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, टीचर्स नए आ जाते हैं, आपके क्लासरूम का वातावरण बदली हो जाता है, तो इससे असर पड़ता है। इसके फ़ायदे भी हैं कि बच्चे अलग अलग जगह देखते हैं और एडजस्ट करने की काबिलियत उनमें बहुत हो जाती है। बिल्कुल सही। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो फिर जो रिजर्वेशंस होती हैं और ऐसी चीज़ें, उसमें एक गांठ लग जाती है कि आपको हमारी स्टेट से, फ़लाने शहर से, फ़लाने स्कूल से या फ़लाने जो संस्था से 2 साल की फ़लानी सर्टिफिकेट्स लेने की ज़रूरत है। जी, दिक्कत आती है। शर्मा जी, की ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੇ देश भावना ਦਾ जज्बा पैदा ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ? 2 छोटी बातें मैं आपसे शेयर करूँगा। ये चाहे चंडीगढ़ शहर है, चाहे पंजाब स्टेट है, गांव है, कुछ भी है, आप इसको यूँ समझ लो कि ये एक कढ़ाई है जी। इस कढ़ाई में कड़ा प्रसाद बन रहा है जी। यहाँ खीर बन रही है, कुछ भी मीठा बन रहा है। खाना मैंने और आपने है जो कि यहाँ रहते हैं। ठीक। उसमें चाहे हम रेत डालें, चाहे पत्थर डालें, चाहे गुड़ और शक्कर डालें, वो हमने डालने, कोई बाहर का आदमी कोई आकर के कुछ नहीं कर सकता। ठीक। सो जब तक हम ये नहीं महसूस करते कि जी हमारा शहर, हमारा मोहल्ला, हमारा परिवार, हमारी स्टेट, हमारा देश, और हमको अपने आप को सुधारने की इच्छा नहीं बनती, जिससे कि परिवार, मोहल्ला, गांव, शहर सारा सुधरेगा, एक एक आदमी के कंट्रीब्यूशन से सुधरता है जी। ये नहीं कि आज प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया तो सारा कुछ ठीक हो गया। वो नीति बना सकते हैं। बिल्कुल सही। कार्रवाई करने वाले तो हम और आप हैं। ठीक। जब तक ये भावना नहीं आती तो कुछ नहीं सुधर सकता। दूसरी चीज़, हमको ये चीज़ भूलनी पड़ेगी और भुलाना पड़ेगा कि जब पाकिस्तान छींक मारे तो हम अमेरिका की तरफ देखें। ठीक। अमेरिका ने किसी देश का कहीं भला नहीं करा, और जो देश मजबूत है वही देश मजबूत है जिसके नागरिक मजबूत है। बिल्कुल सही। सो मैं थोड़ा सा ऊंचे लेवल पर ले जाता हूँ। हमारा जो सेंटर स्टेट रिलेशंस और जो ये चिक पिक लगी रहती है, इससे जो हमारे आस पड़ोस में लोग बैठे हैं ये हमारे बीच में दरार देखते हैं। ठीक। हिंदू, मुस्लिम, सिख, गुरखा, तमिलियन, ये देखते हैं दरार है, और इनकी नज़रें फिर और इनका दिमाग और ध्यान ऐसी स्कीम्स बनाने में लगा रहता है कि इस दरार का इस्तेमाल कैसे किया जाए। बिल्कुल सही। तो जब तक हमारी स्टेट्स सेंटर को मजबूत नहीं करती, जब तक हमारी जनता देश को मजबूत नहीं करती, और जब तक हम बाहर से देखने वालों को एक संगठित और मजबूत देश की छवि नहीं दिखाते, हम कमज़ोर रहेंगे। बिल्कुल सही। शर्मा जी, चर्चा 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।